हेलो फ्रेंड्स, हेलो माय डियर व्यूअर्स एंड हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं राजन दीक्षित फिर से अपने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर बच्चों का अपने इस ऑनलाइन क्लास RITT स्मार्ट एजुकेशन क्लास में स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज का जो हमारा जो वीडियो है वो है सब्जेक्ट साइंस का, और हम लोग साइंस में चैप्टर 4 कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एल्गी और फंगस के डिफरेंस को पढ़ा था। तो आज का जो हमारा जो वीडियो है वो है जीवाणु यानी बैक्टीरिया पर और जीवाणु की प्रकृति एवं आवास पर। इस टॉपिक को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं फिर से अपने सभी फ्रेंड्स और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे हमारा जो भी अपडेट है वो एज अ नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो चलिए अब हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जीवाणु बैक्टीरिया। जीवाणु अपने सूक्ष्म आकार, यानी कि उसका जो साइज होता है वो माइक्रोन, जो सबसे छोटी साइज होती है वो माइक्रोन में गिनी जाती है। तो वो सूक्ष्म आकार व शारीरिक रचना, मतलब उसकी शारीरिक रचना और उसका आकार इतना छोटा है कि आधार पर, मतलब उस बेस पर वानस्पतिक वर्ग में, मतलब कि बॉटनिकल कैटेगरी में, मतलब कि जो वानस्पतिक कैटेगरी में वो जो है सबसे निम्न श्रेणी में रखा जाता है, मतलब सबसे नीचे रखा जाता है। वो इतना ज्यादा छोटा है। ठीक, ये एक कोशिकीय होते हैं, यानी कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब सिर्फ इनमें एक ही सेल होता है। ठीक, इनमें जड़, तना व पत्ती का पूर्ण अभाव होता है। इसमें जड़, तना, पत्ती ये सब कुछ भी नहीं होता है। पूर्ण शरीर के सुकाए यानी थैलस कहते हैं। उनका जो शरीर होता है, जब उसको आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो उसको थैलस कहते हैं। ठीक है, वानस्पतिक जगत में जीवाणु का थैलोफिटिया समूह में रखा जाता है, मतलब कि बैक्टीरिया को वानस्पतिक जगत में थैलोफाइटा ग्रुप में रखा जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चंस में ऐसे आता है कि बैक्टीरिया किस फैमिली को बिलोंग करता है। ठीक है, बॉटनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या वानस्पतिक जगत में, तो आप कहेंगे थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा। मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूं। ठीक, थैलोफाइटा समूह में साइजोफाइटा उप समूह है, मतलब साइजोफाइटा इसका उप समूह है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फाइलम इसका क्या है, मतलब क्लास और सब कैटेगरी या सब कैटेगरी, तो कैटेगरी इसकी जो है, मतलब जो क्लास है वो है थैलोफाइटा, और उसके जो सब क्लास है वो है साइजोफाइटा। उप समूह में है। सभी जीवाणु इस समूह में आते हैं। सभी जीवाणु इस समूह में आते हैं, मतलब जिनके अंदर ऐसे ऐसे कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो गुण होते हैं, वो इसी ग्रुप में आते हैं। जीवाणु मतलब कि जितने भी जीवाणु हैं, जितने भी बैक्टीरिया, जितने भी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हैं, वो इसी कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बैक्टीरिया का क्या क्लास होता है, उसका सब क्लास क्या होता है, तो उसका क्लास थैलोफाइटा होता है, और जो सब क्लास होता है वो साइजोफाइटा होता है। अब आते हैं हम जीवाणु की प्रकृति एवं आवास, मतलब इनकी क्या, मतलब इनका नेचर है और ये कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ रहते हैं। ठीक है, तो जीवाणु प्रकृति में सर्वत्र विद्यमान है, मतलब वो आपको हर जगह मिलेंगे। जीवाणु जो है आपको हर जगह मिलेंगे। ये जल, वायु, जीव जंतु, पौधे, वनस्पतिक पदार्थों, गर्म जल के झरनों तथा 78 डिग्री तापक्रम पे भी पाए जाते हैं, मतलब ये आपको हर श्रेणी में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये देखिए यहाँ पर है, ये जल। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये देखिए, ये आता है, ये जल में पाए जाते हैं, वायु में, जीव जंतु में, पौधों में, वनस्पतिक पदार्थों में, बर्फ, गर्म जल के झरनों तथा 78 डिग्री तापक्रम पर भी, सेंटीग्रेड 78 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम भी ये पाए जाते हैं। क्लियर है? कुछ जीवाणु उबलते हुए पानी में भी जीवित रहते हैं। अब आप अंदाज लगा लीजिए कि इनकी इतनी ऐसी इनकी क्षमता है कि ये उबलते हुए पानी में भी जीवित रहते हैं।
कुछ तरल हाइड्रोजन में रखने पर भी नहीं मरते, मतलब कोई हाइड्रोजन के जो है सोल्यूशन में भी रखने पर वो नहीं मरते, इनके ऊपर असर नहीं होता है। कितना जीवाणु पृथ्वी में 5 मीटर की गहराई तथा हजारों मीटर की ऊंचाई पर भी मिलते हैं, मतलब कि जीवाणु जो है पृथ्वी की 5 मीटर गहराई या हजारों मीटर ऊंचाई, ये आपको कहीं भी मिल सकते हैं। ठीक, कुछ जीवाणु प्राकृतिक रूप से मनुष्य तथा जानवरों की त्वचा, मुंह तथा आंतों में पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से कुछ चीजें जो है मनुष्य जानवरों में ये रहते हैं। ठीक है, ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों, दूध, फल, सब्जी में रहते हैं, मतलब जितनी भी सड़ी गली चीजें हैं, दुग्ध पदार्थ हो गया, फल सब्जी जो भी है, ये वहां पे आपको अधिकतर मिल जाएंगे। ठीक है, प्राकृतिक, ये देखिए कार्बनिक पदार्थों, दूध, फल, सब्जी में रहते हैं, आपको वहां पे ये कॉमनली मिल जाएंगे, प्राय प्रचुरता मिल जाएंगे। क्लियर है? सभी जीवाणुओं की प्रकृति समान नहीं होती, कुछ नमी में वृद्धि करते हैं तो कुछ ताप से, कुछ वायु में वृद्धि करते हैं। मतलब कि जितने भी जीवाणु या जितने भी बैक्टीरिया हैं, वो उनका जो सिम्टम है या उनका जो कार्यशैली है वो एक जैसा नहीं होता है, वो अलग अलग मॉडरेट करते रहते हैं, मतलब अलग अलग टेम्परेचर्स पे अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। मतलब कैसे कैसे ग्रोथ करते हैं, कुछ नमी में यानी मॉइस्चर यानी ह्यूमिडिटी में वृद्धि करते हैं, मतलब डेवलप करते हैं, तो कुछ ताप से, कुछ गर्मी में, मतलब जहाँ पे हीट होता है वहाँ पर, कुछ वायु में वृद्धि करते हैं, कुछ हवा में। जैसे बैक्टीरिया का एक सिंपल सा एग्जांपल है आपका दही। दही को आप अगर ठंडे में रखिएगा तो कभी नहीं जमेगा। दही जो है हमेशा मॉइस्चर, जहाँ पे नमी होती है वहाँ बहुत जल्दी जमता है। ठीक है, तो आप देखिए, आप इसको कर सकते हैं, अगर जाड़े में अगर बहुत ज़्यादा ठंडा है, मौसम ठंडा है, आप उसमें दही जमा कर, आप ठंडे में आप खुले बर्तन में रख के दही को जमा दीजिए तो वो नहीं जमेगा, जब तक कि उसको मॉडरेट टाइप का हीट और क्या बोलते हैं विंटर, मतलब हीट और कूल एनर्जी नहीं मिलेगा, मैंने उसको नमी जब तक नहीं मिलेगा तो वो, क्योंकि दही में बैक्टीरिया होता है। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पर है, सभी जीवाणुओं की प्रकृति समान नहीं होती, कुछ नमी में वृद्धि करते हैं, कुछ ताप से, कुछ वायु में वृद्धि करते हैं। कुछ बैक्टीरिया मनुष्य तथा जानवरों के आंतरिक अंगों में विद्यमान रहते हैं। ठीक है, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया है। आपने अगर टीबी के बारे में सुना होगा तो ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया, एक उसका एक एग्जाम्पल है जो मनुष्य में पाया जाता है। ठीक है, अंग विद्यमान, इसीलिए मनुष्य तथा जानवरों के मल मूत्र में पाए जाते हैं। अधिकतर ये कहाँ पाए जाते हैं, तो उनके मल मूत्र में। ठीक, क्योंकि जैसा आपने पहले ही बताया कि जहाँ भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, दूध, फल, सब्जी, सड़े गली चीजें, तो यहाँ विद्यमान रहते हैं, तो वैसे जानवरों के, मनुष्यों के मल मूत्र में ये अधिकतर आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो आज का जो हमारा ये टॉपिक था ये जीवाणु पर था। मैंने इतने सारे पॉइंट्स बताए और ये आपका नोट्स है, इसको आप विधिवत जो है नोट्स बना लीजिएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके बहुत ही काम आएगा, चाहे वो बड़े क्वेश्चंस में हो, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस में हो या फिर रीजनिंग क्वेश्चंस में हो, कहीं से पूछा जा सकता है। तो आपके सामने बोर्ड पे बना हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके, पॉज करके, जैसे भी हो आप इसका नोट्स बना लीजिएगा। ठीक, और अगर आपको इसमें कुछ बताना हो, कुछ कहना हो, तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आके मुझे कमेंट करें, अपना फीडबैक दें, तो मैं उसी हिसाब से उस पर कोई मैंडेटरी सेटिस्फैक्ट्री आंसर मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। तो ठीक है, आज इसी टॉपिक के साथ मैं फिर से आप लोगों से विदा लेता हूं। फिर हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसके आगे के बारे में। ठीक है, जीवाणु के बारे में ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, अभी हम इसके और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।